Welcome. Today we are going to talk about F block elements. We have talked about D block in the previous videos. Now today we are going to deal with the F block elements. F block elements में दो सीरीज हैं. We know that in 6th period and 7th period दोनों पीरियड के अंदर क्या होता है, ग्रुप नंबर 3 के अंदर एक एलिमेंट है विच इज नोन एज लैंथेनम, है ना, La. तो लैंथेनम होता है जिसका एटॉमिक नंबर है 57. 57 के बाद अगर अपन डी ब्लॉक की सीरीज में देखते हैं तो सीधे क्या आता है, हॉफमैनियम आ जाता है ना. तो या वो क्या हो गया, हॉफमैनियम का एटॉमिक नंबर क्या है 72. तो ये जो बीच के जो एलिमेंट्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, दे आर रिटर्न बिलो इन द पीरियोडिक टेबल एज 2 डिफरेंट सीरीज. वैसे ही 7th पीरियड के अंदर भी 3rd ग्रुप के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक्टिनम फर्स्ट मेंबर है ना, विद एटॉमिक नंबर 89. और उसके बाद वाले जो मेंबर्स है वो सीधे 104 पे आते हैं. तो बाकी के जो एलिमेंट्स है दैट इज अगेन अनदर सीरीज विच इज रिटर्न बिलो. तो दो सीरीज है हमारे पास 14 एलिमेंट्स की. दे आर नोन एज लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स रिस्पेक्टिवली. एक्चुअली लैंथेनम जो होता है या एक्टिनम जो होता है दैट इज द पार्ट ऑफ डी ब्लॉक, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एफ ब्लॉक. लेकिन क्योंकि उससे शुरू हो रही वहाँ के अंदर उसके अंदर वो रखी हुई सीरीज है, इसलिए इन सीरीज को लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज कह दिया है ना. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लैंथेनाइड सीरीज में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट मेंबर जो है दैट इज सीरियम विद एटॉमिक नंबर 58 एंड लास्ट मेंबर इज ल्यूटेटियम विद द एटॉमिक नंबर 71. इसी तरीके से एक्टिनाइड्स के अंदर भी थोरियम विद 90 है ना. तो इस तरीके से ये मेंबर्स हैं. 14 मेंबर्स की दो सीरीज है हमारे पास में. क्योंकि अब हमने इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला है, इसका मतलब क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करने वाला है, इट विल एंटर इनटू द एफ ऑर्बिटल. बिफोर गोइंग फॉर अदर डिटेल लेट अस टॉक अबाउट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट. जैसे हमने डी ब्लॉक के लिए बोला है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, डी ऑर्बिटल में, वैसे एफ ऑर्बिटल में करता है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, दो शेल साइमल्टेनियसली इनकम्प्लीटली फिल्ड है. उसी तरह से इनर ट्रांजिशन, दीज आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो इनके अंदर क्या होता है, देयर आर 3 शेल साइमल्टेनियसली इनकम्प्लीटली फिल्ड. तो यहाँ पे जो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज NS2. ये वैलेंस शेल है जिसका s ऑर्बिटल दैट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन. N-1D, उसमें कितने हो सकते हैं, या तो 0 होंगे या 1. और N-2 F ऑर्बिटल है जिसमें 1 to 14 मेंबर्स होंगे. मतलब कितने शेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गए, देखना. N मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है, N-1 मतलब इनर शेल, और ये क्या हो गया तुम्हारा पेनल्टीमेट शेल जो इनर के भी अंदर है ना. तो देयर आर 3 शेल साइमल्टेनियसली इनकम्प्लीटली फिल्ड. अब ये जो है ये तो 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, इसको हम कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे. बट इफ विल गो फॉर दिस डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में मैंने क्या कहा था अभी शुरुआत में कि लैंथेनम और एक्टिनम के बाद निकल के आती है ये सीरीज. तो लैंथेनम और एक्टिनम तो भैया डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो उनमें तो D1 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए. लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, D1 आएगा. इफ यू विल सी दैट लैंथेनम देखो 57, उसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 5D1 6S2 कॉन्फ़िगरेशन है. तो D1 कॉन्फ़िगरेशन है उसका लैंथेनम का, है ना. लेकिन उसके बाद में जो मेंबर्स हैं उसमें क्या है, वो स्टेबल नहीं होता, D1 परसिस्ट नहीं करता डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स हैं N-2F और N-1D, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता है. इसलिए ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये एज पर द रिक्वायरमेंट अंदर भी शिफ्ट हो जाता है. इसलिए हमने इसको क्या लिखा, 0 और 1. और N-2 F ऑर्बिटल में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ F ऑर्बिटल, 14. इसलिए मेंबर्स भी कितने हैं, 14 हैं, है ना. तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग फर्स्ट मेंबर जो है लैंथेनाइड सीरीज का वो सीरियम है. उससे पहले हम लोग लैंथेनाइड का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें, एटॉमिक नंबर इज 57. ज़ेनॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़ेनॉन देन 5D1 6S2 कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे F की एंट्री भी नहीं हुई है, F0 है. इट इज नॉट ए एफ ब्लॉक एलिमेंट. लैंथेनम जो होता है दैट इज नॉट ए एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना. सीरियम से स्टार्ट करेंगे. एटॉमिक नंबर 58 है, 4F1 5D1 and 6S2 configuration. If you go ahead, the next member with atomic number 57, it has configuration 4F3 and 6S2. यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखेंगे तो डी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 0.
डी का जो वो 1 इलेक्ट्रॉन था दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दी f ऑर्बिटल, है ना। जैसे अपन ने डी ट्रांजिशन वाली बात कही कि डी ऑर्बिटल जो डी जनरेट होता है 5 ऑर्बिटल्स जो है उसके 2 टुकड़े होते हैं 3 और 2 के, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो f ऑर्बिटल होता है 7 f सबशेल जो होता है जिसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं उनके भी 2 हिस्से होते हैं 3 और 4, है ना। तो इस तरीके से वो हाफ फिल्ड करेंगे। यहाँ पे अगर 3 कर दिया तो 3 वाला जो ऑर्बिटल होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। इट इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आगे नेक्स्ट वाला जो मेंबर है 60, इफ यू विल सी 4f4 एंड 6s2, दैट मीन्स डी में हम इलेक्ट्रॉन भर ही नहीं रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, f में जा रहे हैं। इट कम्स जब गैडोलिनियम तक आ जाता है 64, तब जाके क्या हो गया तुम्हारा 4f7 हो गया, देन 5d1 एंड 6s2। अब क्योंकि यहाँ 7 है, f7 इज द मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि वो f का हाफ फिल्ड हो गया, है ना। 7 ऑर्बिटल्स होते हैं f सबशेल में, तो इसमें क्या हो गया f7 है, इसलिए नया ऐड नहीं किया, उसको वैसे ही रहने दिया और एक इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया, d को दे दिया। लेकिन बाद वाले जो अगेन मेंबर दे विल बिहेव एज लाइक दिस ओनली, ये d आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। हियर द इलेक्ट्रॉन्स विल बी 9 10 11 12 13 14, और फिर बाद में लास्ट में ल्यूटेरियम पे आएंगे 71 पे, तो f14 हो जाएगा, तब वापस अगेन 5d1 एंड 6s2। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 0 और 1 एज पर द रिक्वायरमेंट हम डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्टिंग पॉसिबल है। अब ये ऐसा क्यों है, अगर गिव रीजन में आया तो आप क्या लिखेंगे कि ये जो 2 ऑर्बिटल्स है n-1d एंड n-2f, इनकी एनर्जी लेवल में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वो जो शिफ्टिंग होता है दैट इज़ वेरी इजी, है ना। इसलिए क्या हो गया कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके के हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इनका, ये कॉमनली हमने डी ऑर्बिटल के डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो हमने पढ़ा हुआ था कि वे +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है ना। लेकिन इनके अंदर नॉर्मली प्रोनाउंस्ड अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम बोले तो ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है दैट इज +2 +3 एंड +4। ये +4 भी कम ही देखने को मिलती है इसके अंदर। यूँ देखें तो ज़्यादातर जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है। ये +3 किधर से आई है, तो +3 आती है आपका NS2 और n-1d 1 पे से आ जाती है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट हैज बीन अटेंडेड, है ना। तो वो वहाँ पे इजी गोइंग होता है। कभी कभी कोई कोई जो एलिमेंट्स होते हैं वो +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देते हैं। मतलब इतना बड़ा रेंज जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें दे रहे थे, उतना बड़ा रेंज जो है ये एलिमेंट्स जो है हमें नहीं देते हैं, है ना। इसके बाद में टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कभी कभी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये ज़ेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए, जैसे कि अब इसी के अंदर सीरियम में ही है तो भैया ये 2 1 3 और एक 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो भैया ज़ेनॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ऐसी स्पेशल केसेस के अंदर वो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देते हैं। जैसे अब इस पे आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा कि भाई ये हो गया तो ये 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो f7 हो गया। तो इस तरीके से कुल मिला के स्टेबिलिटी वाले जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको लेने के लिए जो भी उनके लिए पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा वो बन सकता है ना। हाफ फील्ड या कम्प्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो भी ऑक्सीडेशन वो इनमें से ले पाए वो ऑक्सीडेशन स्टेट वो अचीव कर लेंगे, ठीक है। इफ विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनम, फर्स्ट मेंबर की अगर देखें तो इट रिएक्ट्स लाइक ए कैल्शियम की जैसे ऑक्सीडेशन कैल्शियम जैसे नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, उसी तरीके से लैंथेनम भी करेगा। इफ यू विल सी हियर lanthanum react with carbon at around 2500 degrees Celsius to form different carbides of lanthanum. Then if you will see it reacts with oxygen to form its oxide, है ना। यहाँ पे lanthanum की oxidation state क्या है 3+। वैसे ही if it reacts with sulfur it forms its sulfide, lanthanum sulfide. Again the oxidation state of lanthanum is 3. When it react with nitrogen it forms lanthanum नाइट्राइड। ये नाइट्रोजन आयन 2 अगर हम लिखेंगे तो बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा, दिस इज लैंथेनम नाइट्राइड विल बी फॉर्म, ओके। देन लैंथेनम अगर हाइड्रोलाइज करिए वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे व्हाट विल हैपन, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड। मतलब ये एक्टिव मेटल जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन लिबरेट करता है वैसे लैंथेनम ने भी क्या किया है, हाइड्रोजन लिबरेट किया है। व्हेन रिएक्ट विद द हैलोजन इट फॉर्म्स इट्स हैलाइड्स, है ना, हैलाइड फॉर्मेशन है। अगर हेलो एसिड से ट्रीट करेंगे तो भी हैलाइड्स विल बी फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड। जिससे एक्टिव मेटल्स एसिड के साथ भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं,
तो इस तरीके से लैंथेनम जो है दैट विल ऑल्सो react with the halo acid to form the lanthanum halide and hydrogen gas will be evolved. So now ऑक्साइड और अगर इसके हाइड्रोक्साइड जो हैं लैंथेनम के, इफ़ दे आर ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट किया तो क्या बनाएंगे अपने कार्बोनेट्स, है ना, लैंथेनाइड कार्बोनेट्स विल बी फॉर्म. उसके बाद में अगर अपन बात करें कि नेचर की, कि लैंथेनाइड्स का नेचर कैसा है, तो जनरली दे आर आयनिक नेचर, है ना, आयनिक कंपाउंड जो है वो बनाते हैं. एंड दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर. पैरामैग्नेटिक होने का रीजन क्या बता सकते हैं अपन, अगेन अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. हाफ मेंबर्स तक जाते जाते तक तो सारे हाफ फील्ड ही होते हैं ऑर्बिटल्स, तो वैसे ही सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो गए जितने भी एफ के अंदर अवेलेबल है. डी वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो अनपेयर्ड, है ना. फिर हाफ के बाद में गैडोलिनियम के बाद में वो पेयरिंग होना शुरू होती, तो फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाते हैं. जैसे अपन ने डी ब्लॉक में पढ़ा था उसी टाइप का ये भी है कि भाई हाफ फील्ड होते होते तक तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही जाते हैं, उसके बाद वो कम होते चले जाते हैं. बट इस वजह से क्या है कि मैक्सिमम ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना. तो इस तरीके के लैंथेनाइड कंपाउंड्स होते हैं. एक स्पेशल कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अपन ने क्या पढ़ा हुआ है कि भाई जैसे अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड टेबल में, तो जैसे मान लो पीरियड 2 में अगर हम गए तो पीरियड 2 के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल है, ये आपका सेकेंड शेल है. अब सेकेंड शेल में आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते जाएंगे. स्लोली व्हाट विल हैपन, द न्यूक्लियर चार्ज विल ऑल्सो इंक्रीज, वो भी बढ़ेगा. और उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर पुल जो है दैट विल ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग, है ना. और व्हाट अबाउट शील्डिंग इफेक्ट, वो तो उतना ही है जो फर्स्ट शेल था, उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वही है, चाहे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 1 हो चाहे 7 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है. तो मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट तो सेम होता है व्हेन वी मूव इन ए सेम पीरियड. एंड ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड इंक्रीज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन श्रिंकिंग इज देयर, है ना. ये अपन ने पढ़ रखा है इन जनरल व्हेन वी हैव स्टडीड अबाउट द पीरियड टेबल. अब मैं बात करती हूँ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की. तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में मैंने कि जैसे कहा कि अब ये जो सीरीज है इसमें क्या अपन ने कॉन्फ़िगरेशन दिया, NS2 N-1 D0 और 1 और N-2 F12 14, है ना. तो ये नॉर्मली शुरू कहाँ से होता है, 2 सीरीज है 4F एंड 5F. ये जो सीरीज है यहाँ पे क्या लिखा है देखो अपन ने 4F1 4F3 4F, मतलब जो लैंथेनाइड सीरीज है दैट इज 4F सीरीज, है ना, 4F सीरीज है. और जो एक्टिनाइड सीरीज है दैट इज 5F सीरीज. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4F है, 5D है और 6S है. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5F आ जाएगा, देन 6D आ जाएगा और 7S आ जाएगा. ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है. अब अगर अपन यूँ देखें कि भाई 4F मतलब देखना न्यूक्लियस है, ये मान लो न्यूक्लियस है आपका, ये फर्स्ट शेल सेकेंड शेल थर्ड शेल तक तो सारे के सारे जो शेल्स है वो किस चीज का काम करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम करेंगे. अब फोर्थ के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, ये डी में तो या तो 0 है या 1 है, 0 है या 1 है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना. अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ शेल के अंदर भरने वाले हैं, F1 F2. और इसके अगले वाले शेल में क्या है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर कभी कभी नहीं भी है, और वैसे ही अगले वाले शेल के अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना. अब क्या हो रहा है कि व्हेन यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल, उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जा रहे हो तो डेफिनेटली दीज इलेक्ट्रॉन आर क्लोजर टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. उसकी वजह से क्या होते जा रहा है कि न्यूक्लियर पुल जो है इनके ऊपर वो हमेशा बढ़ेगा, ज़्यादा होगा. उसकी वजह से श्रिंकिंग क्या होगा, इट विल बी मोर, है ना, ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा, न्यूक्लियस के पास से शेल और करीब आ जाएंगे. उसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. तो अब इनका छोटा होने का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, ये तो इनका नेचुरल ट्रेंड हो गया. लेकिन अगर हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, लैंथेनम जो है तुम्हारा लैंथेनम जो है 57. इसके बाद में अगला मेंबर अपने को क्या देखने को मिलता है, हॉफमैनियम. हॉफमैनियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 72. तो ये जो हॉफमैनियम है इसमें ये इससे पहले के जो ये सारे मेंबर आए हैं ल्यूटेनियम तक के, इन मेंबर्स के ऑलरेडी F इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से साइज क्या हो गया, छोटा. तो इनका जो साइज है ये एक्सपेक्टेड साइज से क्या होता है, काफी छोटा होता है. नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल
what happens, the size of the atoms goes on increasing, that is because of increased number of shell. तो अगर हम लोग ये 5D सीरीज हो गई है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है 5D में, हॉफमैनियम वाली जो सीरीज है दैट इज 5D सीरीज, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 5D ऑर्बिटल में, उसको अगर 4D से कंपेयर करें तो साइज बड़ा होना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो बढ़ गए, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस पूरी सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनका भी साइज क्या हो गया, कंपैरेटिवली छोटा हो गया, मतलब एक्सपेक्टेड डाटा के हिसाब से वो काफी कम है, उसकी वजह से कंपेरेबल हो गया, सिमिलर साइज हो गया किसका 4D सीरीज वाले मेंबर्स का और 5D सीरीज का, है ना। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इफेक्ट क्या पड़ते हैं वो हम लोग बात करते हैं। पहला जो इफेक्ट है कि सेकंड और थर्ड रोज जो हैं सीरीज के, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज के सेकंड सीरीज और ये थर्ड सीरीज में आ जाएगा, जो 5D सीरीज है दैट कम्स अंडर द थर्ड सीरीज। तो थर्ड सीरीज और सेकंड सीरीज में जो साइज का डिफरेंस है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर ज़्यादा साइज का डिफरेंस नहीं होता है तो उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, केमिकली ऑल्सो दे आर अलाइक, है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिमिलर होगी तो डेफिनेटली केमिकल रिएक्टिविटी भी सेम होगी, है ना। उसकी वजह से क्या होगा कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो साइज बढ़ना चाहिए था वो तो बढ़ा नहीं और रिएक्टिविटी एक जैसी हो गई। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो ये जो लैंथेनाइड के जो मेंबर्स हैं इनका साइज एक जैसा होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम होती है, सिमिलर होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है, तो उसकी वजह से उनका क्या है आइसोलेशन। हमें पता है हम लोग सेपरेशन कैसे करते हैं, नॉर्मली वी थिंक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। जैसे फॉर एन इंस्टेंस में अगर तुमको बता दूं कि भाई मान लो तुम अपन मेटलर्जी वाले सेक्शन में हम एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और बोलते हैं, तब भी हम क्या सोचते हैं, हम लोग किसी न किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। व्हेन वी थिंक अबाउट मैग्नेटिक सेपरेशन वी थिंक दैट इफ द सब्सटेंस इज मैग्नेटिक और नॉट, है ना। अगर हम लोग फ्रॉथ रोटेशन के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आवर ओर इज अ सल्फाइड ओर, दैट मींस इट इज सोल्यूबल इन ऑयल बट इनसोल्यूबल इन वाटर। मतलब किसी न किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के ही हम सेपरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ कंपेरेबल साइजेस इट इज हार्ड टू सेपरेट दी लैंथेनाइड्स, इसलिए उनकी सेपरेट स्टडी करना भी मुश्किल होता है ना। उसका मेन रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो रिस्पॉन्सिबल है, तो एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही चल रहे हैं, 6s2 यही चल रहा है, डी के अंदर 0 या 1 चल रहा है ना। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एंटर कर रहे हैं, अंदर के शेल में कर रहे हैं। दूसरा उसकी एटॉमिक आयनिक रेडियस, अभी हमने कहा कि बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देयर साइज इज स्मॉल। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इनटू पेनल्टीमेट शेल में वो एंटर कर रहे हैं ना। उसके बाद में प्रॉपर्टी विच आर रिलेटेड टू साइज वो क्या हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएगी। जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम बोले तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, है ना। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से उनका सेपरेशन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। देन उसके अंदर अगर हमें कभी करना भी हो सेपरेशन तो स्पेशल टेक्निक्स होती है, जैसे कि एक आयन एक्सचेंज मेथड है। इन क्लास 11 यू हैव गॉन थ्रू डिफरेंट मेथड्स टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन। उसके अंदर है क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी होता है कि एक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, उसके अंदर हम लोग उस मेथड से जो है इनका सेपरेशन किया जा सकता है ना। उसके बाद में तीसरा जो इफेक्ट है इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का दैट इज वेरिएशन इन द बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है मतलब किस टाइप के कंपाउंड्स हैं, तो वो जो कंपाउंड्स होंगे ये सारे के सारे इनकी साइज डिक्रीज होने की वजह से कोवैलेंट नेचर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। बेसिक नेचर कब ज़्यादा है, जब साइज बड़ा है, और जब साइज छोटा होता चला जा रहा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने से क्या हो रहा है कि एसिडिक नेचर जो है उसका वो बढ़ते जा रहा है ना। सो दीज आर ऑल दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंस इन द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक के मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है, क्या होता है डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, सेकेंड शेल में, इनर शेल के अंदर, है ना। तो मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS 1 और 2 एंड N-1 D 1 to 10, ये होता है तुम्हारा डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
और F ब्लॉक का क्या होता है NS2 N-1 D01 0 और 1 एंड N-2 1 to 14। मतलब क्या हो गया कुल मिला के यहाँ पे 2 shells are simultaneously incompletely filled। यहाँ पे क्या हो गया there are 3 shells simultaneously incompletely filled, है ना। पहली चीज तो ये, एक तो कॉन्फ़िगरेशन उनका डिफरेंस है, दूसरा हमें कितने नंबर ऑफ शेल साइमल्टेनियसली इनकम्प्लीटली फिल्ड है इसके बारे में बात करेंगे। तीसरी बात करते हैं हम लोग अवेलेबिलिटी इन नेचर। तो ये जो डी ब्लॉक के जो मेंबर्स है दे आर अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर मिनरल्स, है ना, उनके मिनरल्स ओर्स के फॉर्म में वो हमें मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग एफ ब्लॉक की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर इधर रेडियो एक्टिव, है ना, रेडियो एक्टिव होते हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी क्या हो गई, काफी कम हो गई, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अदर नेम से हम कौन से नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड दीज आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। यहाँ पे जो ट्रांजिशन कलर आयन फॉर्मेशन वगैरह इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का भी हमने डिस्कस भी किया था कि डी ब्लॉक वाले जो मेंबर हैं वो नॉर्मली +2 से लेके +8 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक के एलिमेंट से कॉमन तो +3 ही है, कुछ कंडीशन के अंदर +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, बट दैट टू अगेन जस्ट टू एक्वायर द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इट मे बी हाफ फील्ड और फुल फील्ड, मतलब कॉमन तो उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है ना। और ये जो एलिमेंट्स है ये काफी स्टेबल होते हैं, बट ये क्या है, रेडियो एक्टिव होने की वजह से स्टेबिलिटी इनकी क्या होती है, काफी कम होती है। तो ये हो गए तुम्हारे मतलब डिफरेंसेस कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है, एफ ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, तो एफ ऑर्बिटल में करेगा। ये जनरली अपने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का डिफरेंस हो गया। अब हमने एक सीरीज तो देख ली है, लैंथेनाइड सीरीज, नाउ विल गो फॉर द एक्टिनॉइड सीरीज। Okay, now we'll talk about the actinoid series. Actinoid series के अंदर ये क्या है, पहली जो सीरीज हमने देखी थी वो 4F सीरीज थी, है ना। नाउ इट इज 5F सीरीज। 5F सीरीज एक्टिनम कहाँ पे प्रेजेंट है, अगर हम लोग पीरियड टेबल में देखें तो 7th पीरियड है उसका एंड 3rd ग्रुप हो गया, ठीक है। 7th पीरियड 3rd ग्रुप के अंदर एक्टिनम प्रेजेंट है। एक्टिनम का एटॉमिक नंबर है 89। उसके बाद फिर क्या है, सीधे 104 पे आ जाते हैं हम लोग जर्कोनियम पे। उसके बीच के जो मेंबर्स हैं दे आर अवेलेबल एज दी एक्टिनॉइड्स, है ना, एक्टिनॉइड्स। तो ये चीज हो गई। इसके अंदर इनका अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाएगा, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन अपन ने क्या लिखा था, NS2 N-1 D0 और 1 एंड N-2 F1 to 14। अगर वो तुम्हारी 4F सीरीज होती तो हम क्या लिखते हैं, 4F सीरीज के लिए क्या लिखते हैं हम, 6S2 5D01 और 4F1 to 14। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, 5F सीरीज। 5F सीरीज पे आ गए हम लोग, तो मतलब एक और हमें शेल जो है वो बढ़ने वाला, दैट मीन्स 7S आ जाएगा, 7S2 6D0 और 1। अगेन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट D इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर ट्रांसफर होते जाता है एंड 4F1 to 14, है ना। अब इसके अंदर हम देखें तो एक्टिनाइड्स के अंदर थोरियम फर्स्ट मेंबर है। इसके अंदर तुम्हारा वो प्लूटोनियम भी आ जाता है, यूरेनियम भी आ जाता है। मतलब ये अपने को अगर नाम तुमको पता हो तो मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, है ना। तो इनमें कॉन्फ़िगरेशन देखना है यहाँ पे। एक्टिनम का कॉन्फ़िगरेशन है 6D1 7S2, मतलब क्या हो गया, F क्या हो गया, 0, दैट मीन्स इट इज नॉट ए F ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे वाला जो आ जाएगा थोरियम के ऊपर, तो थोरियम में एटॉमिक नंबर है 19, 5F1 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन द F ऑर्बिटल। यहाँ पे भी हम देखें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होगा एज इफ वी हैव सीन इन 4F सीरीज, है ना। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये +2 +3 +5 इवन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें देते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो कंपाउंड्स है, ये एलिमेंट्स है, ये कैसे हैं, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। थोरियम यूरेनियम प्लूटोनियम जो है रेडियो रिएक्टर्स जो होते हैं, है ना, उसके अंदर इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद में ऑक्साइड जो होते हैं थोरियम के, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द गैस मेंटल, है ना। यूरेनियम तो अपने को पता है ग्लास इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद में प्लूटोनियम है वो इट इज़ इंक्रेडिएट इन द एटॉमिक एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं, है ना, उनके अंदर उसको यूज़ किया जाता है। दीज आर द यूजेस ऑफ द एक्टिनॉइड सीरीज। अब अगर हम लोग डिफरेंस देखें लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड के अंदर, तो लैंथेनाइड क्या हो गया तुम्हारा 4F सीरीज है, एक्टिनॉइड क्या है तुम्हारा 5F सीरीज है। ये पहला डिफरेंस।
दूसरी चीज़ ये है कि लैंथेनाइड के अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमने केवल 3 पढ़ी, +2, +3 एंड +4। एक्टिनॉइड के अंदर क्या है, +7 तक जा रहे हैं हम लोग, तो +2, +3, 5, 4, 5, 6, 7 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक्टिनॉइड शो करते हैं, है ना। इसके बाद में एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है, वो तो दोनों में ही होने वाली है, बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियर पुल एंड द सेम शील्डिंग इफेक्ट, बोथ ऑफ देम विल फेस द सेम श्रिंकिंग, है ना। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो दोनों ही देते हैं, है ना। देन कॉम्प्लेक्सेस बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो लैंथेनाइड्स की नहीं होती है ना, लेकिन एक्टिनाइड्स जो होता है कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा उनकी टेंडेंसी होती है टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, एज वी हैव स्टडीड इन केस ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर जिस तरीके से अपन ने पढ़ा हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। इसके बाद में अगर ऑक्सो आयन फॉर्मेशन जो है दैट इज नॉट शोन बाय लैंथेनाइड्स विच इज एक्चुअली शोन बाय दी एक्टिनॉइड्स, है ना। तो ये मेजर उसके डिफरेंसेस हो गए इसके अंदर। लैंथेनाइड्स की अगर हम बात करें तो फिर लैंथेनाइड के अंदर बहुत ज़्यादा आपको रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन ये जो है तुम्हारे एक्टिनॉइड्स उसमें मैक्सिमम ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो ये सारे डिफरेंसेस हो गए लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड के। तो ये जो हो गया पूरा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की डिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक यू।